नमस्कार दोस्तों, मैं गुलशन सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं एसएससी मेकर में। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज हम करने वाले हैं मैथ्स का स्पेशल सीरीज और इसका 23वां पार्ट। आपको पता है इस सीरीज को चलाया जा रहा है, मैथ का एक स्पेशल सीरीज चलाया जा रहा है। इसमें हम आपको बेसिक से एडवांस मैथ के हर क्वेश्चन कराते हैं। जो भी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं और जो लेटेस्ट पैटर्न पे कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इन सबको ध्यान में रखते हुए आपको हर एक क्वेश्चन कराया जाता है। ये सीरीज आपके हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगी, चाहे आने वाले आप एमटीएस एग्जाम देने वाले हो, ग्रुप डी हो, यूपी पुलिस कांस्टेबल हो या फिर दिल्ली पुलिस कांस्टेबल या अन्य कोई भी एग्जाम, हर एग्जाम के लिए ये आपका सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं, लेते हैं आज का पहला प्रश्न। देखते हैं क्या है आज का पहला प्रश्न। देखिए क्या पूछा गया है। राजू की आय उसके व्यय से 20% अधिक है। जो राजू की आय है उसके व्यय से 20% अधिक है। यदि उसकी आय में 60% और उसके व्यय में 70% की वृद्धि होती है तो उसकी बचत कितने प्रतिशत बढ़ेगा या फिर कम होगा। जो उसके बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कम होगी, ये चीज आपको बतानी है। देखिए क्वेश्चन ऐसे बहुत ही आसान होते हैं। क्या दिया गया है? आय उसके व्यय से 20% अधिक है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले व्यय को 100 मान लेंगे। अगर मान लीजिए वो 100 रुपए खर्च करता है तो उसका आय क्या हो जाएगा? आय क्या हो जाएगा एक बार बताइए, आय क्या हो जाएगा? व्यय अगर उसका 100 है तो उसका आय कितना हो जाएगा? कहा गया है आय उसके व्यय से 20% अधिक है, यानी जो आय है इसके व्यय से 20% अधिक है। 20% अधिक का मतलब क्या हो जाएगा? आय इसका 120 का हो जाएगा। व्यय अगर 100 का है तो आय 120 का हो जाएगा। कहा गया है यदि उसकी आय में 60% और व्यय में 70% की वृद्धि होती है। देखिए आय में क्या करना है, आय में उसके 60% की वृद्धि होती है। ठीक है, आय में क्या हो रहा है? 60% का वृद्धि हो रहा है। तो 120 का 60% क्या हो जाएगा? 120 का जो 60% होगा, आप लोग कैलकुलेट करेंगे तो 120 का 60% कितना आ जाएगा? 120 का 60% आपका आ जाएगा 72। यानी आय उसका क्या होगा? आय उसका 72 रुपए बढ़ जाएगा। तो 120 में जब 72 बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा? ये आपका 192 रुपए हो जाएगा उसका आय। बढ़ने के बाद आय कितना हो गया? 192 रुपए। उसके व्यय में 70% की वृद्धि होती है। व्यय में क्या होगा? उसके व्यय में 70% की वृद्धि होगी। व्यय उसका 100 है, 70% बढ़ जाएगा तो व्यय कितना हो जाएगा? व्यय उसका 170 हो जाएगा। देखिए आय पहले 100, व्यय 100 था, आय 20 था। पहले कितना बचत होता था? पहले उसका जो बचत होता था वो 20 का होता था। अच्छा, अब आय 192 है, व्यय 170 है, तो अब उसका कितने का बचत होता है? अब उसका 22 का बचत होता है। आपसे क्या पूछा गया है? उसकी बचत कितने प्रतिशत बढ़ेगा या कम होगा ये बताना है। तो पहले अगर 20 बढ़ता था, अब अगर 22 बच रहा है तो इसमें क्या हो रहा है? उसके बचत में वृद्धि हो रही है। कितने की वृद्धि हो रही है? 2 की वृद्धि हो रही है। किस पे हो रही है? पहले 20 बचता था तो 20 पे हो रही है। प्रतिशत में बात करेंगे तो कितने प्रतिशत की वृद्धि हो रही है? तो आपका देखेंगे यहां पे 10% की वृद्धि हो रही है। कितने प्रतिशत की वृद्धि हो रही है? ध्यान दीजिएगा, यहां पे 10% कमी भी दिया गया है, तो ध्यान रखिएगा 10% उसकी आय बढ़ेगी। देखिए क्वेश्चन काफी आसान था और बिल्कुल परसेंटेज का क्वेश्चन था। आप लोग सब लोग कई बार कराए हैं तो इसको आप लोग बिल्कुल आराम से कर सकते हैं। चलिए जैसे जैसे दिया गया है एकदम स्टेप बाय स्टेप आपको चलना है, आप लोग इसे कर लेंगे। आइए इस क्वेश्चन को करते हैं। क्या कहा गया है इस क्वेश्चन में? तीन संख्याओं का औसत आपको 30 दिया गया है। पहली संख्या दूसरी संख्या की 2/3 गुना है। ध्यान दीजिएगा, पहली संख्या दूसरी संख्या की 2/3 गुना है और जो दूसरी संख्या है वह तीसरी संख्या की 3/4 है। तो आपको बताना है पहली संख्या आपकी क्या है। आपको पहली संख्या बतानी है। देखिए क्या करेंगे, संख्याएं तो आपको दी नहीं गई है, हम मान लेंगे तीन संख्याएं आपकी ए, बी और सी है। अच्छा, ए, बी और सी तीन संख्याएं हैं, इनका औसत आपको 30 दिया गया है। इन तीन संख्याओं का औसत आपको 30 दिया गया है, तो तीनों संख्याओं का योग कितना हो जाएगा? औसत 3 है तो योग कितना हो जाएगा? योग हो जाएगा 30 गुणे का 3 यानी कि 90। इन तीनों संख्याओं का योग हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्या कहा गया है? पहली संख्या दूसरी संख्या की 2/3 गुना है, यानी कि पहली संख्या आपकी ए है जो कि दूसरी संख्या बी के कितने हैं? 2/3 गुना है। यहां से क्या मिल जाएगा? यहां से ए बट्टे में बी मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा?
2/3, या फिर कह सकते हैं ए और बी का रेशियो मिल जाएगा। और वो रेशियो कितना है? रेशियो आपका 2:3 का है। ठीक है, ए और बी का रेशियो मिल गया। आगे क्या करेंगे? दूसरी संख्या, तीसरी संख्या की 3/4 है। दूसरी संख्या आपकी क्या है? दूसरी संख्या आपकी बी है। ये क्या है? आपकी सी की कितनी है? 3/4 है। तो यहां क्या मिल गया? यहां b/c मिल गया। कितना मिल गया? 3/4, या फिर कह सकते हैं b रेशियो का c मिल गया। क्या मिल गया? 3/4। अब आपके पास देखिए क्या क्या आ गया है। आपके पास a और b का रेशियो है, b और c का रेशियो है। a और b का रेशियो है 2:3, b और c का रेशियो है आपका 3:4। ये चीज आपके पास है। अच्छा, अब यहां से हम क्या निकाल लेंगे? a, b और c का रेशियो। कैसे? इसको यहां गुणा करते हैं, इसको यहां और इसको यहां। तो 3 दूना 6, 3 तिया 9 और 4 तिया 12। रेशियो क्या हो जाएगा? 6:9:12। या फिर अभी देखिए 3 से तीनों संख्याएं कटेंगी, तो आप काट लीजिए। 3 से 2 बार में ये कट जाएगा 3, और ये 3 चौके 12। क्या हो गया? 2:3:4। ए, बी और सी का रेशियो आ गया 2, 3 और 4 का। अच्छा, रेशियो है 2, 3, 4 का, इनका योग दिया गया है 90, यानी कि 4, 3, 7, 7, 2, 9। 9 रेशियो की वैल्यू क्या है? 9 रेशियो की वैल्यू आपकी 90 है। एक रेशियो की वैल्यू क्या हो जाएगी? एक रेशियो की वैल्यू आपकी 10 हो जाएगी। आपसे पूछा गया है पहली संख्या। पहली संख्या क्या है? 2 रेशियो में है, तो एक रेशियो की वैल्यू 10 है, तो 2 रेशियो की वैल्यू क्या हो जाएगी? ये आपकी 20 हो जाएगी। यानी कि पहली संख्या आपका क्या हो जाएगा? पहला संख्या आपका ऑप्शन बी 20 हो जाएगा। आसान क्वेश्चन है, बस हाँ थोड़ा सा ध्यान रखना है कैसे कैसे सॉल्व करना है, इस चीज को कैसे यूज करना है, कैसे रेशियो मिलाना है, बनाना है, उनको मिला के इसको सॉल्व करना है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, देखते हैं क्या है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, आप लोग बिल्कुल इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए एक क्वेश्चन आपके सामने है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और इसको आपको देखना होगा कैसे सॉल्व होगा। क्या कहा गया है? 3x प्लस का 5y प्लस का 7z बराबर होता है 49 के। अच्छा, 9x प्लस में 8y प्लस में 21z बराबर है 126 के। तो आपको y का मान यहां पे पूछा गया है। देखिए ये इक्वेशन दिया गया है, 2 इक्वेशन है, 3 वेरिएबल है, इसको सॉल्व करना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे? ऐसे क्वेश्चन में आप लोग देखे होंगे बिल्कुल थोड़ा सा लॉजिक लगता है, उसके बाद क्वेश्चन ये सारे बिल्कुल इजीली सॉल्व हो जाते हैं। तो क्या हुआ है यहाँ पे? आपको दिया गया है 3x 5y 7z। अच्छा, इसके साथ दिया गया है 9x 8y और 21z। क्या है? 3x प्लस में 5y प्लस में 7z बराबर आपको दिया गया है 49। अच्छा, और क्या दिया गया है? 9x प्लस में 8y प्लस में 21z बराबर दिया गया है 126। ठीक है। अच्छा, अब एक चीज दीजिए, देखिएगा आपको y की वैल्यू निकालनी है। y की वैल्यू निकालनी है तो यहां देखिए x और z को देखिए, यहां पे आपको दिख रहा होगा अगर मैं दोनों साइड 3 से गुणा कर दूं, दोनों साइड 3 से गुणा कर दूं तो क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा 9x, ये आपका हो जाएगा 15y, और ये आपका हो जाएगा 7 तिया 21z बराबर किसके हो जाएगा? 49 गुणे 3 होता है 147 के। ठीक है, देखिए एकदम ध्यान से देखिएगा, ऐसे क्वेश्चन में यही होता है, कहीं ना कहीं आप कुछ गुणा करेंगे ना तो उससे कुछ चीजें कट जाती हैं और सिर्फ आपके मतलब की चीज बच जाएगी। ठीक है, तो जैसे यहां पे हम 3 गुणा किए तो ये 9x हो गया, 15y 21z, और ये हो गया आपका 147, ये हो गया आपका 9x 8y 21z और बराबर हो गया 126। अब क्या करिए, ऊपर वाले में से ये नीचे वाला माइनस कर लीजिए। ठीक है, माइनस करेंगे, ये ऊपर प्लस में है, माइनस करेंगे तो ये आपका माइनस में हो जाएगा, ये आपका माइनस में हो जाएगा, ये आपका माइनस में, ये आपका माइनस हो जाएगा। इसमें से ये आपको माइनस करना है, 9x है, इसमें से आपको माइनस करना है 9x, तो 9x से आपका 9x कट जाएगा। अच्छा, 15y है, इसमें से आप 8y माइनस कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं, ऊपर वाले में से नीचे वाला माइनस कर रहे हैं, तो 9x में से 9x माइनस करेंगे, कट जाएगा। 15y में से 8y माइनस करेंगे, आपका 7y बच जाएगा। अच्छा, 21z में से आप 21z माइनस करेंगे, कट जाएगा। 147 में से 126 माइनस करेंगे, क्या बच जाएगा? क्या बच जाएगा? इधर आपका 21 बच जाएगा, यानी कि 7y बराबर क्या आ जाएगा? 21। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी? y की वैल्यू आपकी 3 आ जाएगी। और यही चीज आपसे क्वेश्चन में पूछी गई थी कि y बराबर क्या होगा।
y की वैल्यू आपसे पूछी गई थी, फिर से बता दे, ऐसे इक्वेशंस बनते हैं तो मैक्सिमम केसेस में यही होता है कि इधर इधर कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं गुणा करने पे कुछ ना कुछ इसमें कट जाएगा और आपकी मतलब की चीज जो रहेगी वो बच जाएगी। आपने देखा होगा ऐसे क्वेश्चन बनते हैं टाइम एंड वर्क में, जहां पे चाइल्ड, मैन, चाइल्ड, विमेन करके क्वेश्चंस आते हैं, तो उसमें आप लोग ने देखा होगा कितने आराम से गुणा करने पे कुछ ना कुछ कट जाता है और आपकी चीज जो चाहिए वो आपको मिल जाती है। ठीक है, यहां पे भी हमने देखा इसमें 3 गुणा करने से ये दोनों 21, ये 9 हो गया, ये 7 हो गया, इसमें से इसको घटाए तो ये दोनों कट गया, सिर्फ 15y माइनस 8y बराबर 7y बच गया, जो कि 21 के बराबर था। तो y का वैल्यू यहां से हमारा कितना आ गया, y की वैल्यू हमारे यहां से 3 आ गई। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ऐसा और भी क्वेश्चन आगे क्लासेस में कराएंगे ताकि आपको इसमें थोड़ा सा और आइडिया लगे कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कैसे कैसे आप लोग कर सकते हैं। चलिए आइए इस क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या दिया गया है, अंडर रूट का x माइनस का 1 अपॉन अंडर रूट का y बराबर अंडर रूट का 7 है। अच्छा, आपसे जो वैल्यू पूछी गई है वो आपकी एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू पूछी गई है। तो इसको कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं इसको कैसे करना है। देखिए क्या है, आपका अंडर रूट का x है, माइनस में 1 अपॉन अंडर रूट का x है, और ये आपका बराबर है अंडर रूट के 7 के। देखिए हम लोग क्या कर सकते हैं, हम ज्यादा से ज्यादा इसका स्क्वायर कर सकते हैं, इधर भी स्क्वायर कर लेंगे, इधर भी स्क्वायर कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा, a माइनस बी के होल स्क्वायर का आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। क्या होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर, यानी कि अंडर रूट x का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा x, a स्क्वायर प्लस का होता है बी स्क्वायर, इसको स्क्वायर करेंगे तो 1/में x हो जाएगा, माइनस का होता है 2ab, ये चीज होता है, अंडर रूट एक्स से अंडर रूट एक्स यहां पे कट जाता है, इधर क्या बचेगा, अंडर रूट 7 का स्क्वायर करेंगे, इधर आपका 7 बच जाएगा। तो क्या हो जाएगा, x प्लस 1 अपॉन एक्स बराबर माइनस 2 उठा के इधर लेते जाइए तो ये आपका क्या हो जाएगा, 7 प्लस 2 यानी कि 9 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा x प्लस 1 अपॉन एक्स आपको 9 दिया गया है, अब आपको एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर निकालना है। तो बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है, आपको ये भी हम बताए हैं कि अगर कभी आपको क्वेश्चन में x प्लस 1 अपॉन एक्स बराबर a दे दे और आपसे एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर पूछ दे तो आप क्या करेंगे, a स्क्वायर माइनस का 2 कर लेंगे। ठीक है, तो क्या दिया गया है, x प्लस 1 अपॉन एक्स बराबर 9 दिया गया है, यानी कि a की जगह पे आपको 9 दिया गया है, आपसे पूछा जा रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का मान। तो a की जगह पे क्या है 9, तो 9 का स्क्वायर करिए, इसमें से 2 माइनस कर लीजिए, 9 का स्क्वायर 81, इसमें से 2 माइनस करेंगे क्या बच जाएगा 79, यानी कि 79 आपका आंसर हो जाएगा। कौन सा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी 79 इसका आंसर हो जाएगा। 2 स्टेप में करना था, 2 बार आपको स्क्वायर करना था। ध्यान रखिएगा, एक बार यहाँ पे माइनस साइन था और दूसरी बार जब स्क्वायर करते तो यहाँ पे प्लस साइन होता। तो अगर डायरेक्ट भी आप करने की कोशिश करते तो यहाँ पे एक बार +2 होता और दूसरी बार में आपको -2 होता। इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना था। ठीक है, आपको कराए हैं, माइनस से भी स्क्वायर करना सिखाए हैं, प्लस से भी सिखाए हैं, दोनों चीजें आपको सिखाए हैं। किसी दिन स्पेशल क्लास लगाएंगे और अलजेब्रा में और भी अच्छे से जो भी चीजें हैं, जितनी भी चीजें हैं सारी आपको करा देंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। कोई भी डाउट होगा आपको तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। ठीक है, कोई भी डाउट होगा आप बताइएगा, कमेंट बॉक्स आपका खुला हुआ है, जो भी डाउट हो आप पूछ सकते हैं, ताकि आगे हम क्लास कराएंगे तो आपके डाउट्स जो है उसमें शामिल कर लेंगे और उसको और अच्छे से हम करा देंगे। ठीक है, चलिए आइए अगला क्वेश्चन करते हैं। ध्यान से करिएगा इस क्वेश्चन को। क्या दिया गया है, ए और बी एक साथ कार्य करते हुए एक कार्य का 45% 18 दिनों में पूरा करते हैं। क्या, एक कार्य का 45% 18 दिनों में पूरा करते हैं। अच्छा, ए अकेला उसी कार्य को 60 दिनों में पूरा कर सकता है। कहा गया है ए और बी 16 दिनों तक एक साथ काम करते हैं और फिर ए चला जाता है, तो बी अकेले शेष कार्य को करने में कितना समय लगेगा या फिर शेष कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा, ये आपको बताना है। देखिए कैसे करना है। क्या कहा गया है, ए और बी दोनों मिलके क्या करते हैं, 45% काम को 18 दिन में कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, 45% काम को 18 दिन में कर रहे हैं। अच्छा, तो 100% काम को कितने दिन में करेंगे, 100% काम को 18/45 गुणे में 100 इतने दिन में करेंगे।
9 से 2 बार में 18 कटेगा, 9 से 5 बार में 45, 5 से 20 बार में 100 कट जाएगा। यानी कि ए और बी मिलके किसी काम को कितने दिन में करेंगे? ए और बी मिलके किसी काम को 40 दिनों में करेंगे। यहां से हमें ये पता चल जाएगा। ठीक, आगे देखिए क्या करना है। ए अकेले उसी काम को 60 दिनों में करता है, ए अकेले 60 दिन में करता है। ठीक है, अच्छा इतना ही दिया गया है। अब इसके बाद ए बी 16 दिन तक काम करते हैं, फिर से ए चला जाता है। तो यहां से हमें सबसे पहले तो देखना होगा कुल काम कितना है, टोटल आपके पास काम कितना है। तो देखिए 60 और 40 का एलसीएम होता है 120। मान लेंगे 120 यूनिट पूरा काम है हमारे पास। अच्छा 120 यूनिट काम ए और बी मिलके 40 दिन में करते हैं, तो एक दिन में कितना यूनिट करेंगे? एक दिन में 3 यूनिट करेंगे। अच्छा ए 120 यूनिट काम 60 दिन में करता है, तो एक दिन में ए कितना यूनिट काम करेगा? एक दिन में ए आपका 2 यूनिट काम करेगा। ठीक है, चलिए कहा गया है ए और बी मिलके 16 दिनों तक एक साथ काम करते हैं। तो ए और बी अगर 16 दिन तक एक साथ काम करेंगे, एक दिन में ये लोग 3 यूनिट काम कर रहे हैं, तो 16 दिन में कितना काम करेंगे? 16 दिन में ये लोग 48 यूनिट काम करेंगे। कितना काम करेंगे? 16 दिन में ये लोग 48 यूनिट काम करेंगे। तो काम बच कितना जाएगा? टोटल काम 120 यूनिट है, 48 यूनिट काम हो गया, तो काम आपके पास बचा कितना? काम आपके पास बच गया 72 यूनिट काम बचा है। कितना काम बचा है? 72 यूनिट आपके पास काम बचा है। अच्छा ए अब यहां से चला जाएगा, सिर्फ बी अकेला काम करेगा। देखिए ए और बी दोनों मिलके एक दिन में 3 यूनिट काम करते हैं, ए अकेला एक दिन में 2 यूनिट काम करता है। यानी बी एक दिन में कितना यूनिट काम करेगा? बी एक दिन में 1 यूनिट काम करेगा। टोटल काम कितना करना है? 72 यूनिट का काम करना है। तो बी कितना समय लेगा? एक दिन में 1 यूनिट कर रहा है, तो 72 यूनिट करने में कितना समय लेगा? 72 यूनिट करने में आपका 72 दिन का समय लेगा। कितना समय लेगा? बी आपके 72 दिन में कितना यूनिट काम करेगा? 72 यूनिट काम करेगा। यानी शेष यूनिट को पूरा करने में बी को 72 दिन का समय लगेगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन यहां से सिंपल था, बस ये थोड़ा सा आपको समझना था। बाकी यहां से टाइम एंड वर्क का बिल्कुल आसान सा कॉन्सेप्ट यहां से यूज हो रहा था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। आपको बता दे, जो भी बच्चे यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं या फिर सोच रहे हैं, तो बहुत ज्यादा सोचे ना, तैयारी शुरू कर दे, तैयारी में लग जाइए। यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए एक आपका स्पेशल बैच चलाया गया है, सिर्फ और सिर्फ यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए। आपको यहाँ पे सारी चीजें पढ़ाई जाएंगी। आपको यहाँ पे मैथ्स पढ़ाया जाएगा, आपको रीजनिंग, आपको हिंदी और जीएस पढ़ाया जाएगा और बहुत अच्छे से पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो इसकी फीस मात्र 399 रुपए रखी गई है। एकदम बेसिक से बैच आपको मिलेगा, बेसिक से एकदम पढ़ाया जाएगा। कोई भी दिक्कत आए आपको तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, इस नंबर पे आप पता कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो आप बहुत ज्यादा सोचे नहीं, एसएससी मेकर का ऐप आपको प्ले स्टोर पे मिलेगा। आप प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड कर ले और जल्दी से जल्दी आप बैच को ज्वाइन कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो भी बच्चे नए होंगे इस चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक कर देंगे। ठीक है, चलिए आइए अब करते हैं अगला सवाल। बहुत ही आसान, बहुत ही लॉजिकल सवाल है। इस क्वेश्चन को आप लोग अटेम्प्ट जरूर करिएगा, खुद से करने की कोशिश करिएगा, उसके बाद ही आप सॉल्यूशन देखिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लॉजिकल है और बहुत ही आसान है। देखिए क्या कहा गया है, पानी से भरी हुई एक बाल्टी का वजन 17 किलोग्राम है। एक बाल्टी है, बाल्टी में पानी भरा हुआ है, उसका वजन 17 किलोग्राम है। ठीक है, यदि आधी भरी हुई बाल्टी का वजन 13.5 किलोग्राम है, बाल्टी अगर आधा भरा होता तो उसका वजन 13.5 किलोग्राम होता। तो आपसे पूछा जा रहा है खाली बाल्टी का वजन बता दीजिए। खाली बाल्टी का वजन आपसे पूछा गया है। देखिए हम क्या मान लेते हैं, हम मान लेते हैं जो बाल्टी का वजन है ना, जो आपकी बाल्टी है, बाल्टी का वजन मान लेते हैं कितना है, ये आप मान लीजिए x किलो का है। बाल्टी आपकी कितने की है, x किलो की। अच्छा, पानी जब पूरा भरा हुआ है तो पानी का वजन आप लोग क्या मानेंगे, पानी का वजन आप मान लीजिए y किलो है। जब पूरा भरा हुआ है, जब पूरा भरा हुआ रहेगा तो पानी का वजन मान लीजिए कि y केजी है। ठीक है, तो कहा जा रहा है बाल्टी प्लस पानी का वजन, बाल्टी का भी तो कुछ वजन होगा, तो मान लीजिए x किलो की बाल्टी, y किलो पानी भरे हुए हैं, पूरा ऊपर तक y किलो पानी भरे हुए हैं, तो कितना वजन आ रहा है, 17 केजी आपका वजन आ रहा है। क्या आ रहा है, 17 केजी का वजन। अच्छा, दूसरा केस दिया जा रहा है। दूसरे केस में क्या है, आपकी बाल्टी तो है,
बाल्टी तो जो रखे हैं वो आपकी है, बाल्टी तो बदली नहीं है, बस क्या हुआ है अब बाल्टी जो है आधे पानी से भरी हुई है, ठीक है, पूरा पानी नहीं है। पूरे पानी भर रही थी तो वजन था वाई केजी, और जब आधा पानी भरेंगे, पानी का वजन हम क्या माने थे, जब पूरा भरा हुआ रहेगा तो वाई केजी, ठीक, ये हम माने थे। आधा भरा हुआ अगर रहेगा पानी तो पानी का वजन क्या हो जाएगा, वाई बट्टे में 2 केजी। अच्छा, तो बाल्टी प्लस आधा पानी बराबर दिया गया है आपको 13.5 किलो। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बस समझने का फेर है, समझ जाएंगे तो बहुत ही इजीली कर लेंगे। देखिए माइनस कर लीजिए, इस वाले इक्वेशन में से इस वाले इक्वेशन को माइनस कर दीजिए, x से x माइनस होगा, कट जाएगा, y में से y/2 माइनस होगा, क्या बच जाएगा, y माइनस का y/2। अच्छा, 17 में से 13.5 माइनस करेंगे, क्या बच जाएगा, 3.5 किलो आपके पास बच जाएगा। देखिए y माइनस का y/2 कितना हो जाएगा, ये आपका y/2 हो जाएगा, और y/2 बराबर 3.5 केजी होगा। इसको माइनस करके देखिए, y माइनस y/2 बराबर क्या हो जाएगा, 3.5 किलो। तो y बराबर क्या हो जाएगा, y बराबर आपका 7 किलो हो जाएगा। 7 किलो क्या होगा, 7 किलो पानी का वजन होगा, और पानी का वजन कब, जब बाल्टी पूरा भरा हुआ होगा। तो 7 किलो पानी है, 7 किलो आपका पानी है, और बाल्टी प्लस पानी का वजन आपको पहले स्टेप में 17 किलो दिया गया था। 7 किलो पानी था और प्लस बाल्टी था, दोनों मिला के 17 किलो हो रहा था। तो सिर्फ और सिर्फ बाल्टी का वजन क्या हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ बाल्टी का वजन क्या हो जाएगा, 17 माइनस का 7 यानी कि 10 किलो। क्या हो जाएगा, बाल्टी का वजन क्या हो जाएगा, 10 किलो। ठीक है, ये तो आपका एकदम बेसिक से गए, आप ऐसे समझे। इसको आप थोड़ा सा दिमाग लगा के ना अपने लॉजिक से भी समझ सकते हैं। लॉजिकल सोचिए, सोच के देखिए क्या कहा गया है, बाल्टी हो प्लस में उसमें पानी भरा हुआ है तो वजन आ रहा है 17 किलो। अच्छा, क्या हुआ, आधी भरी हुई बाल्टी, बाल्टी आधी जब भर रही है तो वजन कितना आ रहा है, 3.5 किलो। 3.5 किलो आपका वजन कम हो गया, पूरा भरे थे तो 17 किलो था, आधा भरे हैं तो 3.5 किलो वजन कम हो गया। यानी कि आधे बाल्टी पानी का वजन आपको यहां से पता चल रहा होगा, आधे बाल्टी पानी का वजन क्या है, 3.5 किलो। क्योंकि पूरा भरा हुआ था तो 17 केजी था, आधा भरे तो 3.5 किलो वजन कम हो गया। तो आधे बाल्टी पानी का वजन है 3.5 किलो, तो एक बाल्टी पानी का वजन क्या हो गया, ये तो आधे बाल्टी पानी का वजन है 3.5 किलो, पूरे एक बाल्टी पानी का वजन हो जाएगा आपका 7 किलो। ठीक है, तो बाल्टी में पानी भरा हुआ है, प्लस में आपकी बाल्टी है, बकेट है, तो इसका वजन आ रहा है 17 किलो, तो पानी का वजन है आपका 7 किलो, तो आपका बाल्टी का वजन क्या हो जाएगा, यहां पे आप देख के भी समझ सकते हैं, बाल्टी का वजन आपका 10 किलो का हो जाएगा। जरूरी नहीं है इतना सॉल्व करें, हर क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए नहीं होता है, कुछ क्वेश्चन हम सोच के लॉजिक से कर सकते हैं कि कैसे कैसे क्या हुआ होगा। आधा बाल्टी पानी कम हुआ तो 3.5 किलो वजन कम हुआ, यानी पानी का वजन कितना हो गया, 7 किलो। पानी प्लस बाल्टी है आपकी 17 किलो की, तो बाल्टी का वजन हो जाएगा कितना, 10 किलो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलिए, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगर कोई क्वेश्चन समझ में ना आए तो फिर से बैक करके आप लोग देख लीजिएगा। कोई दिक्कत हो तो कमेंट में लिखिएगा, कमेंट बॉक्स आपका खुला हुआ है, उसको जरूर हम देखेंगे और आगे फिर से क्वेश्चन करा देंगे। ठीक है, चलिए आइए इस क्वेश्चन को करते हैं। ये भी क्वेश्चन आपका आसान है, फॉर्मूला पे बेस्ड है, बस कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन ध्यान से करिएगा। चलिए क्या कहा गया है, यदि एक गोले का आयतन आपको दिया गया है 65 सही 10 बट्टे में 21। ठीक है, यहीं पे बस आपको कैलकुलेशन का ध्यान रखना है। गोले का आयतन दिया गया है 65 सही 10 बट्टे में 21 सेंटीमीटर क्यूब, तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको बताना है, सरफेस एरिया बताना है। तो सबसे पहले हमको फॉर्मूला पता होना चाहिए, आयतन का फॉर्मूला पता होना चाहिए। गोले का आयतन यानी कि वॉल्यूम कितना होता है, गोले का वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है आपका 4/3 पाई आर क्यूब। क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, ये होता है गोले का आयतन। अच्छा, गोले का आयतन दिया कितना है, 65 सही 10 बट्टे में 21, ये चीज आपको दिया गया है। 65 सही 10 बट्टे में 21, ये चीज आपको दिया गया है, क्या, गोले का आयतन। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है इसको तोड़ना, इसको पहले से सही कर लीजिए, इसको सही करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। इसको थोड़ा सा बदल लीजिए, 65 सही 21 बट्टे में 10 लिखा है, तो ये कितना हो जाएगा, इसको तोड़ेंगे तो 65 गुणे 21 कितना होता है, 65 एकम 65, 5 कैरी 6, 65 दूना 130 यानी कि 136। अच्छा, ये गुणा होता है और 10 इसमें जुड़ जाता है, तो क्या हो जाएगा
1375 बट्टे में 21 क्या हो जाएगा? 1375 बट्टे में 21। मिक्स्ड फ्रैक्शन था, इसको हमने फ्रैक्शन में बदल लिया, कितना आया? 1375 बट्टे में 21 आएगा। कितना हो जाएगा? 4/3। पाई का मतलब होता है 22 बट्टे में 7। आर क्यूब बराबर क्या हो जाएगा? 1375 बट्टे में 21। ये हो जाएगा। देखिए 7 तियां 21, 21 से ये कट जाएगा। अच्छा 11 से काटिए, 11 दूना 22, 11 एकम 11, 11 दूना 22 और 11 पचे 55, 125 बार में आपका ये कट जाएगा। ठीक है, देखिए आर क्यूब बराबर क्या हो जाएगा? आर क्यूब बराबर हो जाएगा 125 बट्टे में 4 दूना 8, यहां आ जाएगा, भाग में हो जाएगा, बट्टे में 8 आ जाएगा। ठीक है, देखिए इसके आगे नहीं कट रहा है, इसीलिए यहीं तक रखेंगे। अब आगे क्या करेंगे? क्यूब हटाएंगे, अंडर रूट का क्यूब लग जाएगा। तो आपको पता है 125 है, 5 का क्यूब है, 5 पंजे 25, 25 पंजे 125, तो ऊपर हो जाएगा आपका 5। अच्छा 8 जो है 2 का क्यूब है, 2 दूना 4 दूना 8, तो क्या हो जाएगा? आर बराबर हो जाएगा 5 बट्टे का 2। क्या हो जाएगा? आर बराबर आपका हो जाएगा 5 बट्टे का 2। आपसे क्या पूछा गया है? इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो सरफेस एरिया क्या होता है? सरफेस एरिया क्या होता है? देखिए गोले का जो सरफेस एरिया होता है ये होता है आपका 4 पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई होता है 22 बट्टे में 7 और आर है आपका 5 बट्टे में 2 का स्क्वायर। क्या हो जाएगा? 4 गुड़े 22 बट्टे में 7 गुड़े में 125 बट्टे में 4, काट ली, इसको गुड़ा कर लीजिए। 125 दूना 250, 0 कैरी 25, 25 300, 125 दूना 250, 0 कैरी 25, 125 दूना 250, 275। क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा 250 गुड़े में 11, कितना हो जाएगा? 0 5 7 2, 2750 हो जाएगा। 2750 बट्टे में 7 क्या हो जाएगा? 2750 बट्टे में 7। सारे ऑप्शन आपके मिक्स्ड फ्रैक्शन में है, तो इसको भी मिक्स्ड फ्रैक्शन में बदल लेंगे। 2750 बट्टे में 7 बराबर क्या हो जाएगा? 7 7 तियां 21, 6 5 63 बच जाएगा, 7 9 63 और 63 में आपका क्या बच जाएगा? 1 मिनट, कुछ गलती हो रही है, 1 मिनट, कुछ गलती हो रही है। 5 बट्टे में 2 आपका रेडियस हो गया। सरफेस एरिया क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई 22 बट्टे में 7 आर स्क्वायर यानी कि 25। अच्छा यहां पे गलती हो रही है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। 4 पाई आर स्क्वायर, आर का मतलब 25 स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 बट्टे में 4, 4 से 4 कट जाएगा, 25 दूना 50, 0 कैरी 5, 25 दूना 50 और 5 55, 550 बट्टे में 7। अच्छा इसको काटिए तो 7 7 सत्ते 49, 49 6 0 60 बच गया, 7 8 56, 4 बट्टे में 7 क्या हो जाएगा? 78 सही 4 बट्टे में 7 बच जाएगा। क्या बच जाएगा? 78 सही 4 बट्टे में 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या बच जाएगा? 78 सही 4 बट्टे में 5। देखिए होता है थोड़ी बहुत कहीं गलती हो जाती है, आप लोग लाइव रहते हैं तो यहाँ पे बच्चे कमेंट करके तुरंत बता देते हैं कितना गलती हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको हम सही कर लिए हैं। 78 सही 4 बट्टे में 7 है, इसमें यही गलती होती है। जब क्वेश्चन बड़ा होता है ना तो कैलकुलेशन में ही मिस्टेक होता है, बाकी फॉर्मूले तो सबको याद होते हैं, फॉर्मूले लगभग सब लोग याद कर लेते हैं, लेकिन कैलकुलेशन देख के बहुत से लोग पीछे हट जाते हैं। चलिए आइए, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है आपका। मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा, एकदम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या कहा गया है? 500 और 900 के बीच, 500 और 900 के बीच दोनों को मिलाकर कितनी संख्याएं 12, 15, 20 और 30 से पूर्णतः विभाज्य है? दोनों को मिला के बताना है इनके बीच में कितनी संख्याएं ऐसी है जो 12 से भी, 15 से, 20 से, 30 से पूरा पूरा विभाज्य हो जाए। तो देखिए अगर हमसे ये पूछा जाए कि कौन सी संख्या है जो 12, 15, 30 और 20 सबसे कटती हो, तो क्या होता है? इसका हम एलसीएम निकालते हैं। 12, 15, 30 और 20 का एलसीएम कितना आ जाएगा? इसका एलसीएम आप लोग ऐसे निकाल लेंगे, इसका एलसीएम आएगा 60। क्या आएगा? इसका एलसीएम आता है 60, यानी कि 60 वो संख्या है जो 12 से भी कटती है, 15 से भी कटती है, 20 से भी कटती है और 30 से भी कटती है। ठीक है, अच्छा
तो आपसे यहां पे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, 500 और 900 के बीच में, 500 और 900 के बीच में कितनी ऐसी संख्याएं हैं जो आपकी 12, 15, 20 और 30 से कटेंगी। यानी सिंपल लैंग्वेज में कहें तो 500 और 900 के बीच में कितनी ऐसी संख्याएं हैं जो 60 से पूरी पूरी कट जाएंगी। ठीक है, तो चलिए अब ये चीज हमको ढूंढना है। तो सबसे पहले जाएंगे तो 6 अठे 48, 6 अठे 48 यानी 480 वो संख्या है जो कट जाएगा। लेकिन 480 क्या है, आपका 500 से कम है, हमको तो 500 या 500 से ज्यादा देखना है, तो 480 नहीं होगा। 6 अठे 48, 6 नवा 54 यानी कि 540 वो पहली संख्या होगी 500 के बाद, 540 वो पहली संख्या होगी 500 के बाद जो कि 60 से कटेगी, या फिर आप कह सकते हैं 12, 15, 20 और 30 से कटेंगी, सबसे कटेगी, 12 से भी, 15 से भी, 20 से भी और 30 से भी। अच्छा, 540 के बाद कौन सा संख्या होगा भाई, 540 के बाद आपका 600 होगा, इसके बाद क्या होगा 660 होगा, इसके बाद क्या होगा, ये आपका हो जाएगा 720, इसके बाद 780, इसके बाद 840 और 900। ये सारी संख्याएं ऐसी हैं जो 12, 15, 20 और 30 से कटेंगी। ये सारी संख्याएं, पता है ये कैसे 540 आया, देखिए 6 अठे 48 हो रहा था, 480, तो 480 500 से कम था, इसको हम नहीं ले सकते थे। 6 नवा 54, 540 हो रहा था, 540 आपका कटेगा, 540 500 से ऊपर भी है। ऐसे ही हम 60 गुड़े 10, 60 गुड़े 11, 60 गुड़े 12, 60 गुड़े 13, 60 गुड़े 14, 60 गुड़े 15 ये हम किए हैं। तो 500 और 900 के बीच में ये संख्याएं ऐसी हैं जो कि आपकी 60 से कटेगी, या फिर आप कह सकते हैं 12, 15, 20 और 30 सबसे कटेंगी। ठीक है, तो यही चीज आपको करना था। देखिए तो कितनी संख्याएं हैं आप देख लीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यही चीज आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है, कितनी संख्याएं ये कटेंगी। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 7, यानी कि ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए ध्यान से करिएगा, आसान क्वेश्चन है। बस आपको ये ध्यान रखना है ना कि जो भी संख्या आप देख रहे हैं 500 के बाद और 900 के पहले, 500 और 900 के बीच में हो। ठीक है, 500 को भी आप ले सकते हैं, 900 को भी आप ले सकते हैं, यहाँ पे लिखा गया है दोनों को मिलाकर 500 को भी ले सकते हैं। तो 500 तो कटता नहीं है, लेकिन हाँ 900 कटता है, तो 900 को आपको गिनना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आइए इस क्वेश्चन को करते हैं। क्या कहा गया है, ए एक निश्चित कार्य को 30 दिनों में कर सकता है, बी ए से 25% अधिक कुशल है, सी बी से 20% अधिक कुशल है, और ए और बी मिलाकर 10 दिन तक कार्य करते हैं, सी अकेला शेष कार्य x दिनों में पूरा करता है। x का मान बताना है। टाइम एंड वर्क बिल्कुल आसान कॉन्सेप्ट होता है। देखिए ए किसी काम को कितने दिन में कर रहा है, ए किसी काम को आपका 30 दिनों में कर रहा है। ठीक है, अच्छा इसके बाद इनकी कार्य दक्षता बताई गई है। कहा गया है बी जो है ए से 25% अधिक कार्य कुशल है, यानी कि अगर ए एक दिन में 100 यूनिट काम करता है तो बी एक दिन में 125 यूनिट काम करेगा। ठीक है, यही चीज कहा गया है, 25% अधिक कुशल है। ठीक है, तो इतना बड़ा नहीं रखेंगे, 25 से हम दोनों साइड काट लेंगे, यानी कि ए एक दिन में अगर 4 यूनिट काम करता है तो बी एक दिन में 5 यूनिट काम करता होगा। इससे थोड़ा सा कैलकुलेशन आसान हो जाता है, थोड़ा सा इसको हम शॉर्ट बना लेते हैं। अच्छा, और क्या कहा जा रहा है, सी बी से 20% अधिक कार्यकुशल है। जो सी है बी से 20% अधिक है, यानी कि बी और सी का कार्य दक्षता क्या हो जाएगा, अगर बी 100 यूनिट काम करेगा तो सी आपका 120 यूनिट काम करेगा। ठीक है, फिर से इतना बड़ा नंबर नहीं रखेंगे, 20 से काटेंगे 5 बार में, 20 से काटेंगे 6 बार में। बी और सी की कार्य दक्षता क्या आ जाएगी, बी और सी की कार्य दक्षता आ जाएगी 5:6। ठीक है, तो यहां मिला लेंगे ए बी और सी तीनों का कार्य दक्षता मिला लेंगे। ए बी का क्या था 4:5 का, बी सी का था 5:6 का। इसको आप रेशियो की तरह मिला लीजिए, इनके कार्य दक्षता का रेशियो, इसको मिला लीजिए, कितना आ जाएगा, ए का 4 पंजे 20, इसका हो जाएगा 5 पंजे 25, और ये हो जाएगा 5 छक्के 30। इनकी कार्य दक्षता का रेशियो क्या आ जाएगा, 20, 25, 30। छोटा सा और काट लेंगे 5 से, तो 4, 5 और 6 का रेशियो आ जाएगा। कार्य दक्षता का रेशियो कितने का आ जाएगा, कार्य दक्षता का जो रेशियो है 4, 5 और 6 का आ जाएगा, यानी कि ए एक दिन में 4 यूनिट काम करता है, बी एक दिन में 5 यूनिट और सी एक दिन में 6 यूनिट काम करता है। ये आपके पास आ जाएगा। अच्छा, अब क्या ढूंढना है, टोटल वर्क कितना है,
कुल कितना कार्य है, कहा गया है ए किसी काम को 30 दिन में करता है, और यहां से हमें पता चल रहा है ए एक दिन में 4 यूनिट काम करता है। तो अगर एक दिन में 4 यूनिट काम करता है तो 30 दिन में काम पूरा कर दिया, तो कितना काम किया, आप देखिए यहां से 120 यूनिट काम किया, यानी कुल कार्य क्या है, कुल कार्य आपका 120 यूनिट का है। आगे देखिए, कहा गया है ए और बी मिलकर 10 दिनों तक काम करते हैं। तो ए एक दिन में 4 यूनिट, बी एक दिन में 5 यूनिट, दोनों मिलकर एक दिन में 9 यूनिट काम करेंगे। तो 10 दिन में कितना काम कर देंगे, 10 दिन में ये लोग 90 यूनिट काम कर देंगे। काम बच कितना जाएगा, 120 यूनिट काम है, 90 यूनिट ये लोग काम कर देंगे, बच जाएगा आपका 30 यूनिट काम। अच्छा, अब 30 यूनिट काम को सी अकेला पूरा करेगा, और हमको पता है सी एक दिन में 6 यूनिट काम कर सकता है। तो कितने दिन में 30 यूनिट करेगा, सी आपका 5 दिन में शेष कार्य को कर देगा। बचा हुआ काम क्या था, 30 यूनिट, एक दिन में सी 6 यूनिट काम करता है, तो 30 यूनिट काम करने में उसको 5 दिन का समय लगेगा। ठीक है, कितने दिन का समय लगेगा, 5 दिन का समय लगेगा। चलिए आइए इस क्वेश्चन को करते हैं। ये क्वेश्चन आपका बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कल भी क्वेश्चन कराए थे उसी तरह का क्वेश्चन है ये सेम। कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, कोसेक थीटा बराबर होता है 1 में साइन थीटा। कॉट थीटा बराबर क्या होता है, कॉट थीटा बराबर होता है आपका कॉस थीटा बट्टे में साइन थीटा। ये चीज होता है, इसको ध्यान रखिए, इसी पे सवाल हो जाएगा। कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, 1 में साइन थीटा। कॉट थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बट्टे में साइन थीटा। ठीक है, ये चीज आपका होता है, गुणे में है आपका 1 का कॉस थीटा, ये चीज है। ठीक, चलिए तो क्या हो जाएगा, नीचे इसका एलसीएम आपका साइन थीटा हो जाएगा, ऊपर आपका हो जाएगा 1 का कॉस थीटा। यहां आपका क्या हो जाएगा, यहां आपका 1 का कॉस थीटा हो जाएगा। तो 1 का कॉस थीटा, 1 का कॉस थीटा, याद करिए a प्लस बी गुणे में a माइनस बी, क्या हो जाएगा, a स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर माइनस का b का स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर थीटा, बट्टे में हो जाएगा आपका साइन थीटा। ठीक, अच्छा, एक फॉर्मूला आपको हम बताए थे, क्या बताए थे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ठीक, तो साइन स्क्वायर थीटा को अगर हम इधर ही रहने दे, कॉस स्क्वायर थीटा को उठा के इधर लेते जाए, तो क्या हो जाएगा 1 का कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 का कॉस स्क्वायर थीटा, या फिर कह सकते हैं 1 का कॉस स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, यहां पे हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा, बट्टे में क्या हो जाएगा, बट्टे में आपका हो जाएगा साइन थीटा। तो साइन थीटा से एक साइन थीटा कट जाएगा, क्या बच जाएगा, आंसर आपका बच जाएगा साइन थीटा। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका साइन थीटा इसका सही जवाब होगा। ठीक है, चलिए इसी के साथ इस सेशन को हम खत्म करेंगे। सेशन आज का आपका उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छा होगा, हर एक चीज आप लोग समझ पाएंगे, जो भी चीजें हमने बताई हैं आराम से समझिएगा, आराम से अपने हिसाब से आगे पीछे करके देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। कहीं दिक्कत आए थोड़ा सा बैक जाके आप लोग देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और आपके लिए एसपी पुलिस कांस्टेबल का स्पेशल बैच लॉन्च किया गया है, फीस मात्र 399 रुपए है। तो जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं जल्दी से जल्दी एसएससी मेकर का ऐप डाउनलोड कर ले और इस बैच को ज्वाइन कर ले। आप सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। डेली सुबह क्लास आपकी 9 बजे चलती है। तो आपसे मिलेंगे अब अगले क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।